डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सिंधु नदी का जल भारत के किसानों और कृषि के लिए है, अब इस पर नहीं होगा कोई समझौता। कहा, भारत विश्व बंधु है लेकिन हम अपने हितों का संरक्षण भी करेंगे। बिहार सरकार ने राज्य में मशरूम का उत्पादन बढ़ाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की मशरूम अवयव योजना। लघु एवं सीमांत किसानों को उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में प्रोत्साहन प्रदान करना है उद्देश्य। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने राजस्थान के स्टार एग्री सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। ज्वार, बाजरा, काबुली चना व मटर की उन्नत किस्मों और तकनीकों को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाना मकसद। हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात, उत्तराखंड के कुछ जिलों में भी अलर्ट की स्थिति। कई इलाकों में लगातार बारिश से राजधानी दिल्ली भी हुई पानी पानी। खबरें अब विस्तार से। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मध्य प्रदेश के विदिशा में तिरंगा यात्रा स्वदेशी मार्च में भाग लिया। मार्च के दौरान डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव से खास बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत विश्व बंधु है लेकिन हम अपने हितों का संरक्षण भी करेंगे। पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों पर शिवराज सिंह ने कहा कि अब मुद्दा पाक अधिकृत कश्मीर है, वो भी हमारा है। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी का जल भारत के किसानों और कृषि के लिए है, अब उससे कोई समझौता नहीं होगा। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्वदेशी मार्च निकल रहा है और पूरा देश इस समय स्वदेशी की बात कर रहा है। भारत सरकार के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा में हैं और विदिशा में स्वदेशी मार्च निकाल रहे हैं। उनके साथ विदिशा की जनता मौजूद है। शिवराज जी, एक बड़ा मार्च है, भीड़ है, क्या संदेश दुनिया को? भारत विश्व बंधु है लेकिन हम अपने हितों का संरक्षण भी करेंगे और इसलिए आज विदिशा निकला है। आप देखिए स्वदेशी मार्च पे कि हम अपने देश में बनी चीजों का ही उपयोग करेंगे, ये संकल्प भी है और ये फैसला भी है। तो आज विदिशा से ये स्वदेशी मार्च रायसेन की तरफ स्वदेशी का संदेश लेके लगातार आगे बढ़ रहा है। क्या ये भीड़ बता रही है कि प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश है? पूरा देश मोदी जी के पीछे खड़ा हुआ है। उनने जो स्वदेशी का उद्घोष किया और ये संकल्प लिया कि केवल स्वदेशी, कोई समझौता हमारे देश के हितों के खिलाफ नहीं होगा। शिवराज जी, पाकिस्तान लगातार धमकियां दे रहा है, एक के बाद एक। बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं, कई नेता कह रहे हैं भारत को लेकर। पहले भी उनने अंजाम देखा है और अभी भी। अब सिंधु समझौता मुद्दा नहीं है, मुद्दा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भी हमारा है। गीदड़ भभकियों से भारत कभी ना तो डरा है और ना डरेगा। सिंधु जल समझौते पे आप लगातार बोल रहे हैं, सिंधु का पानी भारत के किसानों को मिलेगा। वो पानी हमारा है, हमारे किसानों के लिए, हमारे खेतों के लिए। सिंधु जल हमारा है, भारत के किसानों के लिए, भारत की खेती के लिए है, ये कहना है शिवराज सिंह चौहान का। विदिशा में स्वदेशी मार्च निकाल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, विदिशा। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन रासायनिक मुक्त इको सिस्टम आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2024 में शुरू किया गया है। ये एक स्टैंड अलोन केंद्र प्रायोजित योजना है। इस मिशन का लक्ष्य 15,000 क्लस्टरों के माध्यम से 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर करना है, जिसका कुल परिव्यय 2,481 करोड़ रुपए है और इससे 1 करोड़ किसानों को सुविधा मिलेगी। इसके तहत 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्रों को लक्षित किया गया है और किसान मार्गदर्शन
सुनिश्चित करने के लिए 70,000 से अधिक प्रशिक्षित कृषि सखियों को तैनात किया गया है। प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए 2 साल के लिए प्रति एकड़ प्रति वर्ष 4,000 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। जुलाई 2025 तक 10 लाख से अधिक किसानों का नामांकन किया गया है। मिशन के तहत 1100 मॉडल फार्म विकसित किए गए हैं और इससे संबंधित 806 प्रशिक्षण संस्थान सक्रिय हैं। दरअसल प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त खेती है। इसमें पशुधन, एकीकृत प्राकृतिक खेती के तरीके और भारतीय पारंपरिक ज्ञान में निहित कई प्रकार की फसल प्रणाली शामिल है। प्राकृतिक खेती लाभकारी कीटों, पक्षियों और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को बढ़ावा देकर जैव विविधता को भी बढ़ाती है। इसके अलावा मिट्टी स्वास्थ्य में सुधार के साथ प्राकृतिक खेती कृषि में लचीलापन बढ़ाती है, जिसका सीधा फायदा किसानों को होता है। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से विकसित की गई विभिन्न फसलों की उन्नत किस्में न केवल हरियाणा बल्कि अन्य राज्यों में भी अपना परचम लहरा रही हैं। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई किस्मों का अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत समझौते किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विभिन्न उन्नत किस्मों जवार, बाजरा, हरियाणा काबुली चना व मटर को बढ़ावा देने के लिए स्टार एग्री सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, संगरिया, हनुमानगढ़, राजस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वहीं वैज्ञानिकों द्वारा किया गया शोध किसानों तक पहुंचाना विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता है। उन्नत किस्मों की बीजों और तकनीकों को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा लगातार सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। किसान और युवा कम क्षेत्र में मशरूम उत्पादन कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, जिसको देखते हुए बिहार सरकार ने राज्य में मशरूम का उत्पादन बढ़ाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मशरूम अवयव योजना की शुरुआत की है। इसका मकसद लघु एवं सीमांत किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और युवा उद्यमियों को उत्पादन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में प्रोत्साहन प्रदान करना है। सरकार किसानों को ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, बकेट यानी बाल्टी में मशरूम उत्पादन एवं झोपड़ी में मशरूम उत्पादन के लिए अनुदान दे रही है। गौरतलब है कि योजना के तहत औद्योगिकी निदेशालय बिहार सरकार द्वारा मशरूम उत्पादन एवं अवसंरचना निर्माण के लिए आर्थिक सहायता यानी कि अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ग्रामीण बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा तथा बाजार की मांग के अनुरूप मशरूम का उत्पादन सुनिश्चित होगा। इसके लिए किसान, युवा एवं सहायता समूह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के घटक पैडी या ऑयस्टर मशरूम किट पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा। पैडी या ऑयस्टर मशरूम किट हेतु इकाई लागत 75 रुपये प्रति किट है, जिस पर किसानों को 90% अनुदान अर्थात प्रति किट 67.50 रुपये अनुदान दिया जाएगा। वहीं बटन मशरूम किट हेतु इकाई लागत 90 रुपये प्रति किट है, जिस पर किसानों को 90% अनुदान अर्थात प्रति किट 81 रुपये अनुदान दिया जाएगा। मशरूम की खेती के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को औद्योगिक विभाग की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को पारदर्शिता के साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए देश भर के किसानों की रजिस्ट्री के साथ ही फसलों के डिजिटल सर्वे का काम भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में इन कामों में तेजी लाने के लिए हरियाणा सरकार राज्य में एग्री स्टैक सेल का गठन करेगी। इसी योजना के अंतर्गत एग्री स्टैक सेल का गठन किया जाएगा, जो इस पहल की निगरानी और समन्वय का कार्य करेगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार कृषि डेटा प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आगामी 3 माह में डिजिटल फसल सर्वे का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही किसान रजिस्ट्री तैयार की जाएगी, जिससे राज्य के सभी किसानों का सटीक डेटाबेस उपलब्ध होगा। एग्री स्टेक पहल के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। एकीकृत खेती प्रणाली एक टिकाऊ कृषि पद्धति है, जिसमें विभिन्न कृषि और संबंधित गतिविधियों को एक साथ जोड़कर एक दूसरे के पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है और इससे विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे कि अनाज, दालें, सब्जियां, फल आदि उगाए जाते हैं तथा गाय, बकरी,
मुर्गी, मछली और दूसरे पशु भी पाले जाते हैं। इससे किसान की आय और उत्पादकता में वृद्धि होती है। गाजियाबाद की मंजू रानी कश्यप एकीकृत खेती की पर्यायवाची हैं। किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत मंजू कश्यप अपने क्षेत्र में खेती के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का उत्कृष्ट उदाहरण भी हैं। हमारे सहयोगी शमीम अख्तर ने मंजू कश्यप से एकीकृत खेती प्रणाली के बारे में विस्तार से बातचीत की। केंद्र सरकार का प्रयास रहा है कि किसानों की आमदनी बढ़े और उसी के लिए एक सरकार की पहल रही है एकीकृत खेती। और जब भी एकीकृत खेती का नाम हमारे सामने आता है तो एक चेहरा सबसे पहले आता है और वो हैं गाजियाबाद की फार्मिंग लेडी मंजू रानी कश्यप। आइए उन्हीं से जानते हैं कि ये एकीकृत खेती क्या है। एकीकृत खेती का मतलब ये है कि हम एक क्षेत्रफल में एक ही समय पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगा सकें या फिर पशु से संबंधित भी उस पर हम कुछ भी पशुपालन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। ये मेरे पास इधर साइड ये तालाब है जो कि इसमें सिंगाड़ा लगा हुआ है। सिंगाड़े के साथ साथ मछली भी है, यानी कि उसी पानी में मछली भी है, सिंगाड़ा भी है और उस पानी के ऊपर एक स्ट्रक्चर है जो कि मैं उस पर बत्तख या फिर मुर्गी पालन भी करती हूँ। और इसके जो साइड वाला एरिया होता है तो इस पे मैंने करीब 200 पेड़ फल के लगाए हुए हैं और जो उस पे भी और बची हुई ज़मीन होती है उस धर साइड मैंने मचान पे उसकी जो फेंसिंग होती है फिर मचान होता है, बेलदार फसलें भी लेती हूँ। अगर मैं सब्जी की बात करूँ तो आपने कौन कौन सी सब्जी इस एकीकृत खेती में वो लगाती हैं आप? मेरे पास सीजन के अकॉर्डिंग मैं शमीम जी सभी फसल यहाँ पे लेती हूँ, जैसे कि गोभी हुई, बैंगन हुआ, टमाटर है, घिया, तोरी, तो ये सब सीजन के अनुसार सभी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। और रही फल की तो फल मेरे यहाँ पे 14 वैरायटी फल की है और मार्केट के अनुसार मैंने 200 पेड़ अमरूद के लगाए हुए जो कि 500 ग्राम से लेकर के 800 ग्राम का लास्ट वजन होता है। जैसे कि लोकाट है, नाशपाती है, अनार है, आम है, बेलपत्थर है, अमरूद है, नींबू है, एप्पल बेर है, केला है, आंवला है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग भी ली है आप? मैंने तो इसकी ट्रेनिंग अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद से ली है और मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि आज मैं अपने कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद की ही देन हूँ जो मैं ये सब कर पाई। वरना तो जहाँ पे आप मौजूद हो ये इंडस्ट्रियल एरिया है, करीब 1000 कंपनी के बीच में केमिकल को ख़त्म करके एकीकृत फार्म बनाना बहुत मुश्किल और चुनौतियों से भरा हुआ था मेरे लिए। एकीकृत खेती मॉडल जो आपका है इसके लिए आपको कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो अभी आपकी जो कृषि मंत्री उनसे भी मुलाकात हुई थी तो उसमें उन्होंने आपको क्या बताया? मुझे अभी राष्ट्रीय अवार्ड मिला था, मुझे उससे सम्मानित किया गया केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा और मुझे वहाँ पे बुलाया भी गया था। कृषि मंत्री जी ने मेरे से बात करी कि आप एकीकृत खेती के बारे में क्या जानती हो और क्या उस पर काम करती हो। तो वहाँ पे मतलब बत्तख भी थी जैसे कि और मुर्गियाँ भी थी। उन्होंने उनके बारे में पूछा कि ये सब चीज़ें हम एक साथ क्यों कर रहे हो, क्या हमें इनके लाभ है। तो जब मैंने उनको बताया तो सर ने कहा कि मैं जल्दी ही आपके इस IFS मॉडल दुहाई इंडस्ट्रियल एरिया में विजिट करने वाला हूँ। ये जो मॉडल आपका काम कर रहा है तो इसमें और भी लोग आते होंगे जो ट्रेनिंग भी लेते होंगे शायद यहाँ पे? कृषि विज्ञान केंद्र ने एक ऐसा मॉडल बना दिया इस तालाब को कि यहाँ पे भारत के सभी राज्यों से वैज्ञानिक 42 महिलाएं यहाँ पे विजिट करने के लिए आए और 6 जिले से गन्ना विभाग के इंस्पेक्टर यहाँ पे विजिट करने के लिए आए और फार्मर्स और स्टूडेंट और मेरे गाजियाबाद के चारों ब्लॉक से जो हमारे समूह सखी कृषि सखी यहाँ पे सब विजिट के लिए आती है। और मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं अच्छे से उनको समझा सकूँ, उनको अपने माध्यम से अच्छी प्रेरणा दे सकूँ। किसान समाचार के लिए कैमरामैन विश्वबंधु के साथ मैं शमीम अख्तर, गाजियाबाद। और अब बात करते हैं ट्री एम्बुलेंस की। जी हाँ, मेडिकल एम्बुलेंस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन पेड़ों के लिए ट्री एम्बुलेंस, इंसानों को ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों के जीवन की रक्षा भी तो ज़रूरी है। इसी सोच के साथ शुरुआत हुई ट्री एम्बुलेंस की, जो हरियाणा के फरीदाबाद में सड़कों पर घूम कर वृक्षों की देखभाल कर रही है। ये न केवल कमज़ोर पेड़ों को सांस देने का काम कर रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी अहम भूमिका अदा कर रही है। सूखते, गिरते और बीमार वृक्षों का इलाज कर उन्हें फिर से स्वस्थ बनाए रखने का ये दृश्य ये बताने के लिए काफी है कि अब इन वृक्षों की तीमारदारी की पूरी व्यवस्था हो गई है। ये ट्री एम्बुलेंस हैं। शहर में जगह जगह ये ट्री एम्बुलेंस पहुंचकर सड़क किनारे और पार्कों में बीमार और दम तोड़ रहे पेड़ पौधों का इलाज कर रहे हैं। ये पहल है फरीदाबाद के
विक्टोरा लाइफ फाउंडेशन की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह ट्री एम्बुलेंस सड़क किनारे बीमार पेड़ पौधों की देखभाल कर रही है। तमाम पेड़ों की गहनता से जांच और फिर इलाज। ये देखिए कैसी टीम ने दीमक लगे एक पेड़ का इलाज करते हुए उसमें दवाइयों का छिड़काव किया। वहीं पार्क में सूख चुके पेड़ों को फिर से लगाने की बात कही। इस तरह से जिस भी पेड़ का ट्रीटमेंट किया जाता है उस पर लंबे समय तक निगरानी भी रखी जाती है, जब तक कि वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाता। सभी पेड़ों का डाटा अपनी नोटबुक में दर्ज कर रखा जाता है। रोडों पे निकलते हैं, पार्कों में निकलते हैं, पेड़ों को चेक करते हैं। किसी पेड़ को ट्री गार्ड की जरूरत नहीं है, वो ट्री गार्ड हटा के जिनकी जरूरत है वहाँ लगा शिफ्ट कर देते हैं। कोई सूख रहे होते हैं, उनके पानी दवाई देखते हैं, क्या उनमें मतलब किस चीज़ की आवश्यकता है। दीमक लग रहे हैं तो दीमक कैसे ना लगे उसके लिए भी हमारे पास दवाइयाँ रखी है, खाद रखे हैं। कहीं कहीं ट्री गार्ड ऐसे हैं जिसमें पेड़ नहीं है, वहाँ पेड़ इंस्टॉलमेंट करते हैं और उनकी प्रॉपर तरीका से बराबर देखभाल करते हैं कि मतलब हमने जो कल चेक करके आया 2 दिन बाद फिर जाते हैं कि वो सही कंडीशन में है नहीं है, और दोबारा उनको मतलब ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया कर दिया तो छोड़ दिए, उन पर बराबर हमारी निगरानी रहती है। लोगों के बीच जब ये एम्बुलेंस जा रही है तो लोगों के मन में एक बहुत ही अलग तरीके की उत्सुकता दिख रही है। और यहाँ हमने देखा जो 20-22 साल पुराने पेड़ हैं, दीमक लगा हुआ है, तो उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके साथ उसको देखा जाएगा। साथ में यहाँ कुछ पौधे सूखे हुए हैं, वहाँ पे पौधारोपण किया जा सकता है। और भी ऐसी कोई ज़रूरत होती है तो हमारी टीम सर्वे करती है और वहाँ ज़रूरत के हिसाब से फिर उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। मकसद साफ है कि आज सिर्फ पेड़ पौधे लगाना ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें बचाना भी बेहद जरूरी है। विक्टोरा लाइफ फाउंडेशन पौधों को बचाने के लिए जहां ट्री गार्ड भी लगा रही है, वहीं उनकी अच्छे से देखभाल भी कर रही है और अपनी इस मुहिम के साथ RWA और छात्रों के अलावा अन्य संस्थाओं को भी जोड़ रही है। हरियाणा के फरीदाबाद से सुधीर की रिपोर्ट, DD न्यूज। दिल्ली NCR और यूपी के कई जिलों में बुधवार रात से ही बारिश से आम जीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है और अनुमान है कि स्थिति अगले 1 सप्ताह तक बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ क्षेत्र और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया है। पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी शनिवार तक भारी बारिश की संभावना है। 19 अगस्त तक मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश, अगले 2 दिनों में बिहार में भी भारी बारिश का अनुमान है। और इस बीच हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिलों में बीते 24 घंटों से भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते प्रदेश में कई स्थानों पर बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र में श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों के निचले इलाके में हुआ है। गानवी खड्ड और पास ही के निर्मंड उपमंडल के कुरपन खड्ड में अचानक आई बाढ़ से कई गांवों को जोड़ने वाले पुल बह गए और आसपास के घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा। कुल्लू जिले के बंजार में भी बीती शाम बादल फटने के कारण आई बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। भारत तिब्बत सीमा के निकट किन्नौर जिले के पूह के पास भी बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से कई ग्रामीण और सड़क निर्माण कार्य में लगे श्रमिक फंस गए थे, जिन्हें सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बचा लिया। आधी रात को चलाए गए इस बचाव अभियान में सेना ने अति आधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल कर फंसे हुए लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाया। वहीं देश के ऊपरी जिलों के साथ साथ पंजाब में लगे मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ऊना, हमीरपुर, सिरमौर, नालागढ़, नाहन में स्कूल कॉलेज बंद हैं। सड़कों में पानी भर गया है। सिरमौर के पहाड़ी इलाके जैसे राजगढ़ में जगह जगह बादल फटने और भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। शिमला, सोलन, ऊना, हमीरपुर, सिरमौर और कुल्लू में प्रशासन ने भारी बारिश की संभावना के चलते स्कूल और अन्य शैक्षिक संस्थाएं बंद रखने के आदेश दिए हैं।
और उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए देहरादून, टिहरी, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग जिले में आज स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इस बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में पिछले 3 दिन से रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी है। इसके कारण नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है और कुछ नदियां खतरे के निशान से आसपास बह रही हैं। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क मार्ग बाधित हैं, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार बारिश का ये दौर आने वाले दिनों में भी जारी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश में मंडी का भाव। मंडियों में इन दिनों केले की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 12 अगस्त को केले का भाव रहा 3000 रुपए। 13 अगस्त को इसकी कीमत 500 रुपए लुढ़क कर 2500 रुपए पर आ गई। इसी तरह जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में केले के सौदों में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 12 अगस्त को केले की कीमत थी 4200 रुपए। 13 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और केले का भाव हो गया 4100 रुपए। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था। बुधवार के दिन केरल की इक्का दुक्का मंडियों में कॉफी की आवक देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक केरल की पुलपल्ली मंडी में 12 अगस्त को कॉफी का भाव रहा 19,600 रुपए। 13 अगस्त को इसकी कीमत में गिरावट आई और कॉफी 13 अगस्त को 900 रुपए लुढ़क कर 18,700 रुपए पर बिकी। इन दिनों मंडियों में कॉफी की आवक थोड़ी सुस्त है, लेकिन निर्यात के मामले में भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने 1.29 बिलियन डॉलर की कॉफी का निर्यात किया, जो 2020-21 के मुकाबले लगभग 2 गुना है। अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2012 में भारत में 84,000 टन कॉफी की खपत होती थी, जो 2023 तक बढ़कर 91,000 टन हो गई है। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ पैदावार सबसे ज्यादा होती है। साल 2022-23 में कर्नाटक में 2,48,020 टन कॉफी का उत्पादन हुआ था। कर्नाटक के बाद केरल और तमिलनाडु का नंबर आता है, जहां भी अच्छी मात्रा में कॉफी उगाई जाती है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्रों में धान के खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। साथ ही गन्ने और मक्का के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें। यहाँ के किसान मूंग, उड़द और तिल की बुवाई फिलहाल स्थगित करें। पहले से बोई गई मूंग और उड़द में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें किसान। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में खरपतवार हटाकर धान के खेतों की मेड़ों को साफ रखें। यहाँ के किसान रागी की खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। उत्तराखंड के किसान मटर की बुवाई भी स्थगित रखें।
यहाँ के किसान सब्जी के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। उत्तराखंड के किसान शिमला मिर्च की तुड़ाई कर लें। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ के मध्य पर्वतीय उप आर्द्र क्षेत्र में अदरक, हल्दी और मक्का के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर, शिमला मिर्च और बैंगन की तैयार फसल की तुड़ाई कर लें। उप पर्वतीय और निम्न पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मक्के की जड़ों को सहारा दें और सब्जियों के पौधों को गिरने से बचाने के लिए सहारा प्रदान करें। बात करें उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र की करें तो धान, मक्का, मूंगफली, तिल के खेत से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल लें। साथ ही यहाँ के किसान मूंग, उड़द और सब्जियों के खेत से भी फालतू पानी को बाहर निकाल लें। बुंदेलखंड क्षेत्र में धान, अरहर और सब्जी फसलों के खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में जलभराव से बचने के लिए मक्का, दलहन और तिलहन फसलों के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। साथ ही यहाँ के किसान खड़ी खरीफ फसलों में सिंचाई, खरपतवार नाशक, कीटनाशक का छिड़काव स्थगित करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगी संबोधित। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी संस्करण प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन की क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों पर है। जहां पूरे देश में देशभक्ति का माहौल छाया हुआ है, तो वहीं राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाको चौबंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डोडा में वाहनों की जांच की जा रही है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास परिसर में तिरंगा फहराया।
और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। त्याग, समर्पण और बलिदान। आजाद भारत ने ली अंगड़ाई, चल पड़ा कारवां, सपनों को मिली नई उड़ान, तैयार है एक नया हिंदुस्तान। 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का लाल किले से सीधा प्रसारण 15 अगस्त सुबह 6:30 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों पर।